Hello friends, welcome in my IT channel Intelligent AI, and this particular video I'm going to talk about transformers in deep learning or you can say in artificial intelligence. तो हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करने वाले हैं. विद दैट वी विल डिस्कस इनकोडर डिकोडर एंड सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स टू. तो सबसे पहले हम बेसिक टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे. हम स्टार्ट कर रहे थे आरएनएन से. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया आरएनएन के बारे में. तो वो जो हमने डिस्कस किया उसे हम वनीला आरएनएन या स्टैंडर्ड आरएनएन कह सकते हैं, जिसका यूज़ करके हम टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने की, सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद जो हमारा वनीला आरएनएन है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम्स थी वो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है, एक सेंटेंस में मैंने ये बताया हुआ है कि माई फ्रेंड नेम इज़ दिस, एंड इसके बारे में मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं. इन स्टेटमेंट्स को आप पढ़ सकते हो. और लास्ट में एक और स्टेटमेंट ऐड किया हुआ है, नाउ ही सीम्स लाइक अ डाइटी टू मी. इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस सेंटेंस में, ये जो पहला सेंटेंस है इसमें मैंने जिस पर्सन का नाम यूज़ किया हुआ है इस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो ही यहाँ पे यूज़ हुआ है ये बेसिकली रजत के लिए यूज़ हुआ है. लेकिन हमारा जो वनीला या स्टैंडर्ड आरएनएन है वो बड़े टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाता. वो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में या इन बिटवीन आपने कुछ वर्ड्स यूज़ किए, उनके बीच का जो कनेक्शन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको कैप्चर नहीं कर पाता. तो वो मिस आउट कर जाता है. तो उनके जो आउटपुट्स हैं वो बेसिकली बहुत एक्यूरेट नहीं आते. वो प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा होता है. तो जब आप स्टैंडर्ड आरएनएन में बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा को पास करते हो तो उसको हैंडल करने में, टैकल करने में वो फेल हो जाता है. तो हमें आरएनएन को थोड़ा सा इन्हेंस करने की रिक्वायरमेंट हुई कि हम आरएनएन को थोड़ा सा और बेटर बनाएं. तो आरएनएन जो हम उसमें परसेप्ट्रॉन लेयर्स वगैरह यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ करके, जैसे यहाँ पे आप देखो जो हमारा बेसिक है स्टैंडर्ड आरएनएन है उसमें हमने एक हिडन स्टेट ऐड करी थी जो बेसिकली लोकल स्टेटमेंट या लोकल स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट को मेमोराइज करता था, स्टोर करता था रिकरेंट कनेक्शन के साथ. हमने आगे क्या किया कि हमने इसको थोड़ा सा एडवांस बनाया और इसमें डबल स्टेट यूज करना शुरू किया. तो एक लोकल स्टेट और एक ग्लोबल स्टेट. तो लोकल स्टेट बेसिकली लोकल स्टेटमेंट या लोकल स्टोरी यानी करंट में क्या चल रहा है वो स्टोर करता था, और जो हमारा ग्लोबल स्टेट है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में डेटा क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें काम आने वाली हैं, उनको स्टोर करके रखता था. तो हम इस तरीके से दो स्टेट्स यूज करके लॉन्ग टर्म जो कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी है या टेक्सचुअल डेटा में जो एक पैटर्न होता है, डिपेंडेंसी होती है, सीक्वेंशियल मैनर में जो डेटा रखा हुआ है, सीक्वेंस का जो मीनिंग होता है उसको हम कैप्चर कर पा रहे थे. अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं तो आरएनएन जो है वो छोटे टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करने के लिए ठीक था, बट जब हम ज़्यादा बड़ा डेटा देने लग गए तो उसको वो समझ नहीं पा रहा था. उनके बीच में जो कनेक्शन उसको समझ नहीं पा रहा था, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा था. तो हमने उस पर डबल स्टेट यूज़ की. और इस डबल स्टेट को ये टेक्निकली कैसे काम करता है हम मैथमेटिकल प्लेलिस्ट में बताएंगे कि टेक्निकली ये किस तरीके से ऑपरेशंस काम कर रहे हैं. अभी हम बस यहाँ पे जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसके एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रांसफार्मर क्या है और बाकी जो टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर रही हैं वो क्या हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो डबल स्टेट है उसका यूज़ हमने किया और इस टेक्नोलॉजी को हमने LSTM बोला, जिसमें इंटरनली हमने सम हाउ RNN ही यूज़ किया लेकिन अलग अलग लेयर्स में यूज़ किया. और अलग अलग लेयर्स को हम यहाँ पे गेट बोलते हैं. गेट का कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें से फॉरगेट गेट है या फिर इनपुट गेट है और आउटपुट गेट है. इस तरीके से दोनों बेसिकली एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दोनों LSTM के पिक्चर्स हैं. ये अलग तरीके से ड्रॉ किया गया है और ये अलग तरीके से ड्रॉ किया गया है. ठीक है, अगेन इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा मैथमेटिकल प्लेलिस्ट जब हम पढ़ेंगे. LSTMs का यूज़ करके बड़े कुछ ज़्यादा बड़े डेटा या टेक्स्ट को प्रोसेस करना शुरू किया गया. इसके बाद LSTM के साथ एक GRU करके भी एक मॉडल आया या आप उसे आर्किटेक्चर कह सकते हो, जो बड़े टेक्सचुअल डेटा को टैकल करने में हेल्पफुल था. बट LSTM ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट यही है ज़्यादा डेटा के साथ, तो हम इसी को यूज़ करते हैं. LSTMs को यूज़ करके उसके बाद में एनकोडर डिकोडर बनाए गए, क्योंकि अगेन डेटा और ज़्यादा बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं LSTM भी थोड़ा सा फेल कर रहे थे कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में. तो एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर
बनाने का कॉन्सेप्ट आया, ये भी अगेन मैथ्स में हम पढ़ेंगे। तो एनकोडर डिकोडर बनाया गया जिसके अंदर बहुत सारे एलएसटीएम्स लगाए गए। एनकोडर के अंदर भी बहुत सारे एलएसटीएम्स होते हैं, हो सकते हैं, और डिकोडर के अंदर भी। तो हमने एलएसटीएम्स लगाए और उनका यूज करके हमने एनकोडर डिकोडर बनाया। और एनकोडर बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन का एक कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट करता है। उस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में हर एक वर्ड या डेटा का प्रॉपर मीनिंग कैप्चर होता है। और ये कॉन्टेक्चुअल जो वेक्टर है ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो इनकोडर डिकोडर भी ट्रांसलेशन में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस करने में बेटर परफॉर्मेंस देने लग गए। बट अगेन जब डेटा और ज़्यादा बड़ा हुआ तो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जो था वो भी फेल करने लग गया। इनकोडर डिकोडर भी बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। तो एक टेक्नोलॉजी और डेवलप की गई, उसको हम कहते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। तो हम अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ करने लग गए और अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ करके इनकोडर डिकोडर बनाए गए और इनकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मर्स बनाए गए। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं एलएसटीएम की जगह। अब ये अटेंशन मैकेनिज्म भी हम डिटेल में समझेंगे कि इसकी टेक्निक कैसे काम करती है मैथ्स के साथ। तो बेसिकली आप डायरेक्ट वे में ये कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर जो हैं वो एलएसटीएम को रिप्लेस करके अटेंशन टेक्निक या मैकेनिज्म को यूज करते हैं। और ये ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है बड़े से बड़े डेटा को टैकल करने में, हैंडल करने में और उसके कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर करने में। तो ये जो अटेंशन मैकेनिज्म है ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई बड़ा डेटा आता है, तो उसमें से हम पर्टिकुलर पार्ट पे अटेंशन फोकस कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं रीड करके, है ना। तो एक हमारा अटेंशन स्पैन होता है, एक एरिया होता है जिसमें हम टेक्स्ट को कैप्चर कर रहे होते हैं, उसकी मीनिंग को समझ रहे होते हैं और फिर आगे बढ़ रहे होते हैं उसको रीड करते हुए। तो वही कुछ टेक्निक मैथमेटिकली ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और उसी को हम अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। और ट्रांसफार्मर बेसिकली आप कह सकते हो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही पावरफुल एक आर्किटेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डीप लर्निंग की टेक्निक में। तो बहुत सारे पॉपुलर ट्रांसफार्मर्स हैं, हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट ये कैसे बना है और इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या रहा है, किस तरीके से ये काम करता है और आज की डेट में कितना रेलेवेंट है, फ्यूचर के लिए कितना रेलेवेंट है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन वाइज आप समझ सकते हो, ट्रांसफार्मर इज अ पावरफुल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। एट द एंड ये सारे ही न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं। आप कह सकते हो कि इनके कोर में कहीं ना कहीं एएनएन यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के एएनएन या आरएनएन है, बट इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा एडवांस है और टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने में पैरेलल मैनर में। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पैरेलल डेटा को प्रोसेस करते हैं, जबकि जो नॉर्मल एलएसटीएम टेक्निक्स हैं या प्रीवियस जो इनकोडर डिकोडर्स हैं वो क्या कर रहे थे कि डेटा या टेक्स्ट को वन बाय वन प्रोसेस कर रहे थे। जैसे कि एक सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं तो वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किसी सीक्वेंशियल डेटा को भी पैरेलली प्रोसेस करता है। ये कर सकता है, मतलब मल्टीपल वर्ड्स को, कंप्लीट सेंटेंस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट हो जाती है ना, और इसीलिए हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बोलते हैं। और इसको एनएलपी या कंप्यूटर विजन जैसी फील्ड में यूज़ किया जाता है, जनरेटिव एआई में इसको यूज़ किया जाता है। सभी जो एडवांस फील्ड्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सभी में ट्रांसफार्मर्स बिल्कुल रेलेवेंट है और यूज़ किया जाता है। तो अगर आप एनाटॉमी ऑफ ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी एनकोडर डिकोडर होते हैं, लेकिन उनके अंदर एलएसटीएम्स नहीं होते, उनके अंदर अटेंशन मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। एनकोडर डिकोडर के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं अगर आप देखो तो, जैसे इनपुट एम्बेडिंग लेयर्स है, पोजिशनल इनकोडिंग है, मल्टी हेड सेल, जैसे भी मैंने बताया आपको कि हमारे पास अटेंशन मैकेनिज्म है और उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। उसमें से एक जो सबसे लेटेस्ट अटेंशन टेक्निक है उसको हम सेल्फ अटेंशन बोलते हैं। और फॉरवर्ड टेक्निक, बैक प्रोपेगेशन, सब कुछ यहाँ पे भी होता है। जितने पार्ट्स आपको इनकोडर में दिख रहे हैं इतने ही आपको डिकोडर में भी मिलते हैं और यही बेसिकली ट्रांसफार्मर को कंप्लीट बनाते हैं। इसके अलावा पॉपुलर ट्रांसफार्मर्स हैं जैसे बर्ड और जीपीटी है। बर्ड को जेमिनी गूगल यूज़ करता है और जीपीटी को आप चैट जीपीटी में देखते हैं यूज़ करते हैं। तो ओनली इनकोडर का यूज़ करके भी ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं, ओनली डिकोडर का यूज़ करके भी बनाए जाते हैं और इनकोडर डिकोडर दोनों को कंबाइन करके भी ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक इंजन की तरह है, पावरफुल इंजन कह सकते हो, एक आर्किटेक्चर है एआई बेस्ड, जिसको आप बड़े डेटा के साथ ट्रेन करके किसी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो।
तो एक बेसिक ट्रेनिंग उसके पास होती है, डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, स्ट्रक्चर को समझता है वो, कॉन्टेक्स्ट और सिंटैक्स को कैसे कैप्चर करना है वो समझता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास डेटा है तो मैसिव डेटा को यूज करके आप ट्रांसफॉर्मर्स को ट्रेन कर लो, वो आपके एप्लीकेशंस में यूज हो जाता है। तो T5 भी बेसिकली गूगल का ही प्रोडक्ट है। अगर आप इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स आए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं। देन 1990 से 2010 तक CNN और RNN को यूज़ किया गया। 1997 के आसपास LSTM जैसी टेक्निक भी आई, फिर इनकोडर डिकोडर, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स। 2017 से जब अटेंशन टेक्निक्स को यूज़ करके ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर बना लिए गए, उन्हीं को यूज़ करके फिर ये अलग अलग तरह के और मॉडल्स और ट्रांसफॉर्मर्स बनाए गए। तो हमारा जो बर्ट है वो भी एक ट्रांसफार्मर है, एक बड़ा बहुत ही पावरफुल ट्रांसफार्मर है। T5 या GPT या विट या क्लिप डाले, ये सब ट्रांसफार्मर हैं। या फिर जो आप एप्लीकेशंस देख रहे हो, जेमिनाई है या फिर डीप सीक R1 है या फिर किमी है या फिर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, ये सभी बेसिकली ट्रांसफॉर्मर पे चलने वाले एप्लीकेशंस हैं। मतलब ये एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज कर रहे हो, लेकिन इनकी जो कोर टेक्नोलॉजी है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कौन सी टेक्निक यूज हुई है, वो है ट्रांसफॉर्मर। तो इन सभी के बिहाइंड जो है वो ट्रांसफॉर्मर टेक्निक काम कर रही है। तो ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा मैथ्स के साथ उसकी। तो अगर आप इम्पैक्ट देखो ट्रांसफॉर्मर्स का, तो जब से ट्रांसफॉर्मर्स आए हैं आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में एक रिवोल्यूशन आया है। बहुत तेज़ी से चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कवरी हो रही है, रिसर्च हो रही है उन पे, और नए नए एप्लीकेशंस और मॉडल्स आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे NLP में या कंप्यूटर विजन में या जनरेटिव AI में, किसी भी फील्ड में, AI की किसी भी फील्ड में आप देखोगे ट्रांसफॉर्मर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जैसे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल है, तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, इनको आप सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कह सकते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल का मतलब होता है ऐसे मॉडल जो बेसिकली सीक्वेंस ही एक्सेप्ट करते हैं एज एन इनपुट, और एज एन आउटपुट भी हमें एक पर्टिकुलर टाइप का सीक्वेंस जनरेट करके देते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी में एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन देते हो और वो आपको एक सीक्वेंशियल मैनर में आंसर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इनको सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कहते हैं, है ना। अब इनकी कैटेगरी होती है कि आप एक सिंगल वर्ड टाइप कर रहे हो, मल्टीपल वर्ड्स में आउटपुट दे रहा है, तो हम उसे वन टू मैनी बोल देते हैं। मल्टीपल वर्ड्स में कोई क्वेश्चन है और वो सिंगल वर्ड में आंसर कर रहा है, उसको हम मैनी टू वन बोल देते हैं। या फिर नॉर्मल जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल आप इन्हें कह सकते हो, इनको हम बेसिकली कहते हैं मैनी टू मैनी। मतलब मल्टीपल वर्ड्स में आप कुछ पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन दे रहे हो, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन है या टेक्स्ट समराइजेशन है, तो आप मल्टीपल वर्ड्स में क्वेश्चन करते हो और मल्टीपल वर्ड्स में वो आंसर भी करता है। तो हम इनको बेसिकली सीक्वेंस टू सीक्वेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि सीक्वेंस एक पास करते हैं, जैसे आप हिंदी में कुछ पास करोगे और वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देगा। तो वी डोंट नो कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वर्ड्स आर देयर इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, मतलब कितने वर्ड्स हैं हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और आउटपुट में भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो इसलिए हम इनको सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कहते हैं। इसके अलावा ये जो बेसिकली आप चैट जीपीटी देखते हो या जेमिनाई देखते हो, इनकी बिहाइंड द सीन जो टेक्नोलॉजी है वो है ट्रांसफॉर्मर, बट इनका जो एप्लीकेशन मॉडल है, मतलब जो इन मॉडल्स को हम कहते हैं, उनको हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स कह सकते हैं। अब क्योंकि ये जनरेट करते हैं टेक्स्ट को, इसलिए हम इनको जनरेटिव मॉडल्स भी बोलते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है उसके नेचर के हिसाब से, एक चीज़ को हम कई अलग अलग तरीके से कॉल कर लेते हैं। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस भी मॉडल्स बोल देते हैं क्योंकि सीक्वेंस मैनर में डेटा एक्सेप्ट करते हैं एज एन इनपुट और आउटपुट, तो इसलिए हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस भी उनको बोलते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स अगर आप देखो, पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर्स जो NLP में यूज होते हैं, बर्ड जीपीटी आप जानते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपको सुनने में आएंगे ये, क्योंकि बहुत पॉपुलर है। और इनकी खास बात ये है कि अगर आप अपना कोई टास्क या कोई अपना मॉडल बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि बर्ट या जीपीटी को आप यूज़ करो, तो ये कंपनीज और आपको फैसिलिटी भी देती हैं कि आप इसमें आप इनके ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ कर सकते हो। APIs का यूज़ करके कनेक्ट करके आप इनके ट्रांसफॉर्मर को यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, अपने वेबसाइट में, किसी भी ऐप में। तो ऐसी भी फैसिलिटी आपको मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको खुद से ट्रांसफॉर्मर बनाना है। ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली आप कह सकते हो कि एक ट्रेंड मॉडल है,
एक ट्रेंड आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर है, जिस पे आप अपना मतलब स्पेसिफिक डेटा जो है, कंपनी से ओरिएंटेड डेटा हो सकता है, आप उसको दे करके उसे ट्रेन कर लोगे, तो वो बेसिकली इंजन या सॉफ्टवेयर आपके डेटा के साथ ट्रेनिंग लेकर के आपके लिए काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की फैसिलिटी ट्रांसफार्मर देता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको बना पाएँ। नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स जो बनते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उस पे लगती हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। तो पॉसिबल नहीं है किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए एक ट्रांसफार्मर जैसा सॉफ्टवेयर बनाना। बट हाँ, जो पहले से बने हुए हैं उन ट्रांसफार्मर्स को हम यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर विजन में देखें तो विट है या फिर डीटीआर या स्विन करके कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और लोग इन ट्रांसफार्मर्स को यूज़ कर रहे हैं विजन, कंप्यूटर विजन की फील्ड में। इसके बाद अगर आप एडवांटेजेस देखो तो ट्रांसफार्मर्स का एडवांटेज एक जो मैंने आपको बताया कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसका एक बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से ये फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। एनएलपी वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है वो है लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को कैप्चर करना। मतलब बड़े से बड़े टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट को बड़ी आसानी से समझते हैं और ट्रांसलेट कर पाते हैं, आंसर कर पाते हैं। तो ये इनका एक बड़ा एडवांटेज है। इस वजह से हम इन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो जनरेटिव हो, एनएलपी हो या कंप्यूटर विजन हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो ऑब्वियसली कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा नहीं है किसी चीज़ के सारे प्लसेस होंगे, कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर्स को बनाना कितना मुश्किल है। मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई इंडिविजुअल इसको नहीं बना सकता। रीज़न बीइंग कि बहुत कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है, एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, हार्डवेयर बहुत सारे लगते हैं और बहुत एडवांस लेवल के हार्डवेयर लगेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। मेमोरी कंजप्शंस बहुत होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। एक्सपर्ट्स के साथ साथ ट्रेनिंग का टाइम और डेटा बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड डेटा चाहिए होता है। इसके साथ साथ जो डेटा है वो हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, इतना सारा डेटा, मिलियंस और बिलियंस में डेटा चाहिए इनकी ट्रेनिंग के लिए, ताकि ये प्रॉपर तरीके से ट्रेन हो किसी पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या जेनरिक टाइप की प्रॉब्लम के लिए भी हम इनको ट्रेन करते हैं। तो जिस टाइप की प्रॉब्लम के लिए हम ट्रेन कर रहे हैं वैसा हमें डेटा भी चाहिए और ट्रेनिंग के लिए टाइम भी चाहिए। इसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन को भी देखना है। मतलब एनर्जी, बहुत इंटेंस लेवल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको। तो ये सारी रिक्वायरमेंट की वजह से इसको कोई बड़ी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ही एक टीम डिप्लॉय करके इसको बनाने की कोशिश कर सकती है। कोई इंडिविजुअल इसको नहीं बनाता है, कोई कंपनी बनाती है, फिर उसकी सर्विस एज अ सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। सो यस गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। हमने सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल समझा, एलएसटीएम का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया और इनकोडर डिकोडर हमने समझा, ट्रांसफॉर्मर समझा। तो ट्रांसफार्मर आपको समझना ज़रूरी था क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हम हर तरीके से कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर्स में, वेब एप्लीकेशंस में, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में समहाउ किसी न किसी ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे होंगे। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं अभी आप देख पा रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हर जगह पे जो भी एप्लीकेशंस और एआई, जनरेटिव एआई यूज़ कर रहे हैं उन सब के बिहाइंड द सीन ट्रांसफॉर्मर्स वर्क कर रहे हैं। तो आपको इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी था। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस, and like, share and subscribe the channel, and if you have any doubt or question then you can contact or comment, and thanks for watching.